पाकिस्तान में लोकतंत्र का एक और शानदार नमूना सामने आया है, जहां सवाल पूछना मुश्किल है, विरोध प्रदर्शन दिखाना गुनाह है और अब शायद पत्रकारिता करना भी आतंकवाद की श्रेणी में आने लगा है। जी हां, पाकिस्तान ने पीओके में हो रहे प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार और रिसर्चर्स दानिश इरशाद का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। अब जरा पाकिस्तान की इस कमाल की व्यवस्था को समझिए। ना कोई आतंकी मुकदमा, ना कोई अदालत में सुनवाई, ना किसी आतंकी गतिविधि का सार्वजनिक आरोप, फिर भी नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में। यानी पाकिस्तान में अगर आप बंदूक नहीं उठाते लेकिन कैमरा उठा लेते हैं, अगर आप बम नहीं चलाते लेकिन सवाल पूछ लेते हैं, तो शायद आपके लिए भी सरकारी फाइल में एक नया ठप्पा तैयार हो सकता है। और दानिश इरशाद का मामला इसी सवाल को खड़ा करता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान सरकार को एक पत्रकार में आतंकवादी नजर आने लगा? क्या पीओके की सच्चाई दिखाना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अपराध बन गया है? क्या प्रदर्शनकारियों की आवाज दुनिया तक पहुंचाना अब आतंकवाद है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पत्रकार को जवाब देने के बजाय आतंकवादी निगरानी सूची में डाल दिया जाए, तो पाकिस्तान दुनिया को किस तरह का लोकतंत्र दिखाना चाहता है? दानिश इरशाद कोई कल के पत्रकार नहीं, वो करीब 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 में उन्होंने इस्लामाबाद से पत्रकारिता की शुरुआत की। वो लाहौर स्थित नियो न्यूज से जुड़े हैं और जम्मू से प्रकाशित कश्मीर टाइम्स के लिए कॉलम लिखते हैं। यानी उनका काम कोई अचानक पैदा हुई गतिविधि नहीं। वो लंबे समय से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की राजनीति और वहां के हालात पर रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास पर किताब भी लिखी, लेकिन अब वही पत्रकार पाकिस्तान की निगरानी सूची में डाल दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई का कारण क्या है? सरकारी आदेश में इसका कोई साफ जवाब सामने नहीं आता। यानी पाकिस्तान सरकार कह रही है कि नाम सूची में है, कारण मत पूछिए। पर लोकतंत्र का ये मॉडल शायद पाकिस्तान ने खुद ही इजाद किया है। दानिश पिछले कुछ महीनों में पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लगातार कवर कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की आवाज सामने रखी, प्रदर्शनकारियों की मांगों को रिपोर्ट किया, इलाके में हो रही राजनीतिक हलचल को दिखाया। यानी एक पत्रकार वही कर रहा था जो पत्रकार से उम्मीद की जाती है, जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग। लेकिन पाकिस्तान के लिए समस्या शायद यही है, क्योंकि जब कैमरा सरकारी प्रेस रिलीज से बाहर निकलकर जमीन की कहानी दिखाने लगे, तो सत्ता को कैमरा भी खतरा लगने लगता है। और यही सवाल दानिश इरशाद के मामले में भी सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सुनिए। इरशाद के मुताबिक उन्हें 18 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए पता लगा कि उनका नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है। यानी जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई उसे पहले से कोई स्पष्ट सूचना नहीं, कोई अदालत, कोई सार्वजनिक आरोप, कोई मुकदमा। इरशाद का कहना है कि उन्होंने पीओके के गृह विभाग के एक सूत्र से इसकी पुष्टि की और इसके बाद तस्वीर और गंभीर हो गई, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें यहां तक स्पष्ट नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें इस सूची में डाला क्यों है, उन्हें इस सूची में डालने का आधार क्या है। यानी पाकिस्तान में सरकारी कार्रवाई का नया फॉर्मूला है, पहले सूची में डालो, फिर जिसे शक हो वो खुद कारण ढूंढता रहे। अब समझते हैं कि आखिर फोर्थ शेड्यूल है क्या। पाकिस्तान में फोर्थ शेड्यूल आतंकवाद से जुड़ी निगरानी व्यवस्था है। इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें सरकार आतंकवाद या उससे जुड़ी संगठित या संगठनों से जुड़ा मानती है। नाम आने के बाद व्यक्ति पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं, उसकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ सकती है, यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है और बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। यानी ये कोई सामान्य सरकारी सूची नहीं है। किसी पत्रकार का नाम ऐसी सूची में डालना उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी दोनों पर गंभीर असर डाल सकता है। और इसी वजह से दानिश इरशाद का मामला प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। पीओके में लंबे समय से असंतोष और विरोध प्रदर्शन होते रहे। इन प्रदर्शनों में जैक यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े लोग भी एक्टिव रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों की मांगों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सब्सिडी, शासन व्यवस्था और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इनमें पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग भी शामिल है। 5 जून को पाकिस्तान सरकार ने जैक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद टकराव और बढ़ा। इंटरनेट बंद करने और मीडिया पर पाबंदियों जैसी कार्रवाई की खबरें भी सामने आई और इसी दौर में दानिश इरशाद लगातार घटनाओं को कवर कर रहे थे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखिए। पीओके में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, मीडिया पर पाबंदियां, इंटरनेट बंद और उसी दौरान एक पत्रकार लगातार प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की रिपोर्टिंग कर रहा था। फिर अचानक पत्रकार का नाम 4th शेड्यूल में। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या दानिश इरशाद की रिपोर्टिंग ही पाकिस्तान सरकार को परेशान कर रही थी? क्या समस्या आतंकवाद थी या समस्या ये थी कि कैमरा पीओके की जमीन पर पहुंच गया था? इसका अंतिम जवाब जांच और आधिकारिक दस्तावेजों से ही मिल सकता है, लेकिन असली सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट आतंकी आरोप सामने नहीं आया है। पाकिस्तान की व्यवस्था को अगर थोड़े व्यंग में समझे तो शायद पत्रकारिता का नया सिलेबस कुछ ऐसा हो सकता है। सरकार की तारीफ करो, ठीक है, सरकारी बयान पढ़ो, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सवाल पूछ लिया, अगर विरोध प्रदर्शन दिखा दिया, अगर पीड़ित परिवार की कहानी बता दी तो अगला लेवल तैयार। और यही वजह है कि दानिश इरशाद का मामला सिर्फ एक पत्रकार का मामला नहीं रह जाता। यह उस माहौल का सवाल है जिसमें पत्रकार काम करते हैं, क्योंकि पत्रकार अगर हर रिपोर्ट से पहले ये सोचने लगे कि कहीं ये रिपोर्ट सरकार या कहीं सरकार उसे किसी सुरक्षा कानून के तहत ना घेरते, तो फिर स्वतंत्र पत्रकारिता बचेगी कैसे? दिलचस्प बात यह है कि दानिश इरशाद के मामले पर सवाल सिर्फ भारत से ही नहीं उठ रहे। पाकिस्तान के अंदर से भी पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना की है। पाकिस्तानी पत्रकार सालेह सफीर अब्बासी ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया। उनका कहना है कि असहमति रखना अपराध नहीं है, अधिकार है। यानी पाकिस्तान के अपने पत्रकार भी पूछ रहे हैं, अगर पत्रकार सवाल करेगा ही नहीं तो फिर पत्रकारिता करेगी क्या? इसी तरह ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी कार्यकर्ता अजहर अहमद ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। उनका सवाल है कि किसी पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल आखिर किस आधार पर किया जा रहा है। और न्यूयॉर्क में रहने वाली पाकिस्तानी खोजी पत्रकार अरीबा फातिमा ने भी सवाल उठाया है कि अगर कोई मुकदमा और अदालत का आदेश सामने नहीं है तो कार्रवाई का आधार क्या है? यानी सवाल अब सिर्फ भारत की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान के अपने पत्रकार भी पूछ रहे हैं। दानिश इरशाद ने पीओके में क्या किया? उन्होंने प्रदर्शन कवर किए, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की रिपोर्टिंग की, प्रभावित परिवारों की आवाज सामने रखी, यही उनका काम था। अगर किसी रिपोर्ट में गलत तथ्य है, अगर किसी पत्रकार ने कानून तोड़ा है, तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, अदालत में मामला जाना चाहिए। लेकिन अगर बिना सार्वजनिक आरोप और बिना अदालत के फैसले के किसी पत्रकार को आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में डाल दिया जाए, तो सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा कि आखिर इसका आधार क्या है। यही वो सवाल है जो पाकिस्तान की पूरी कहानी को कटघरे में खड़ा करता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों की बात करता है, कश्मीर पर लोगों के अधिकारों की बात करता है, लेकिन अपने कब्जे वाले कश्मीर में जब स्थानीय लोग अपने अधिकारों, आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाते हैं, तो पाकिस्तान के सामने एक असहज सवाल खड़ा हो जाता है। अगर पीओके में सब कुछ इतना शानदार है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? और अगर विरोध है तो उसे रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को आतंकी निगरानी सूची में डालने से सवाल खत्म नहीं होंगे, उल्टा सवाल और बड़ा होगा। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा रखा है। वहीं पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन पीओके में जब स्थानीय लोग अपने अधिकारों और आर्थिक समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान के सामने उसकी अपनी कहानी खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिस क्षेत्र को पाकिस्तान दुनिया के सामने आजाद कश्मीर कहता है, वहां अगर पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए डराया जाए, प्रदर्शनकारियों पर और कार्रवाई हो और असहमति की आवाज दबाई जाए, तो आजादी शब्द पर सवाल उठना लाजमी है। 4th शेड्यूल आतंकवाद से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर उस
तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल पत्रकारों या असहमति की आवाजों पर दबाव बनाने के लिए होने लगे तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, दूसरे पत्रकार भी डरने लगते हैं। अगला पत्रकार सोचता है, क्या मैं पीओके में जाकर रिपोर्टिंग करूं? क्या मैं सुरक्षा बलों की कार्रवाई दिखाऊं? क्या मैं प्रदर्शनकारियों से बात करूं जाके? और अगर हर सवाल का जवाब डर हो तो फिर पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा स्वतंत्रता कमजोर पड़ जाती है। शायद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर किसी हथियार से नहीं, कैमरे से है, क्योंकि हथियार किसी एक जगह नुकसान कर सकता है, लेकिन कैमरा अगर सच दिखा दे तो उसकी तस्वीर सीमा पार पहुंच सकती है। पीओके में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, अगर कोई परिवार सुरक्षा बलों की कार्रवाई की शिकायत कर रहा है, अगर स्थानीय लोग शासन व्यवस्था से नाराज है, तो उसकी तस्वीर दुनिया तक पहुंचाना पाकिस्तान के लिए असहज हो सकता है। और अगर वही तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन जाए तो सरकार की आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगते हैं। शायद इसलिए कैमरा कई बार सत्ता को बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। अब पाकिस्तान के सामने एक सीधा सवाल है, अगर दानिश इरशाद आतंकवाद से जुड़े हैं तो क्या आरोप है? अगर अपराध किया है तो मुकदमा कहां है? अगर सबूत है तो अदालत में पेश क्यों नहीं किए गए? और अगर कोई अपराध नहीं तो फिर एक पत्रकार का नाम आतंकवाद से जुड़ी निगरानी सूची में क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आतंकवाद नहीं होता, पत्रकारिता आतंकवाद नहीं होती, और असहमति को आतंकवाद का नाम दे देने से असहमति खत्म नहीं होती। पाकिस्तान चाहे तो फाइल में किसी का नाम लिख सकता है, लेकिन कैमरे से निकली तस्वीरों को कैसे मिटाएगा? पीओके की सड़कों से उठती आवाजों को कैसे दबाएगा? और दुनिया को कैसे समझाएगा कि पत्रकार से सवाल पूछने की जगह उसे आतंकी निगरानी सूची में डालना लोकतंत्र की निशानी है। दानिश का मामला अब सिर्फ एक पत्रकार का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की उस व्यवस्था का आईना बन चुका है जहां सत्ता से सवाल पूछना शायद सबसे बड़ा अपराध माना जाए। और पाकिस्तान को शायद ये समझना होगा, कैमरा बंद करने से कहानी खत्म नहीं होती, आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं हो जाते, और किसी पत्रकार को आतंकी लिख देने से सच में आतंकवादी नहीं बन जाता वो पत्रकार। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दानिश इरशाद को फोर्थ शेड्यूल में क्यों डाला गया, सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को आखिर एक पत्रकार से इतना डर क्यों लगा। बहरहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।